क्या होगा, गिरने का भी खदशा है। तो ये जो 4 स्टेप है ना, इनिशियली आपको यूज करना है, उसके बाद कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी आप ट्रांजैक्शन पढ़ते ही बोल दो कि ये होगा। पहला स्टेप, जब भी ट्रांजैक्शन आए ना, इसमें सबसे पहला स्टेप सर थोड़ा सा भी ट्रिकी होगा स्टार्ट में आप लोगों को, ठीक है। इसको कहते हैं आइडेंटिफाई अकाउंट हेड्स। आइडेंटिफाई अकाउंट हेड्स। और मैंने वर्ड हेड्स लिखा, हेड नहीं लिखा। और वो क्यों हेड्स लिखा? ड्युअलिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि कम से कम क्या हो, कितने होंगे? 2, कम से कम 2, तो इसलिए हेड्स होंगे। जब भी कोई ट्रांजैक्शन आए आपने अकाउंट हेड्स निकालने हैं। अकाउंट हेड क्या है? कल याद होगा जब मैं एसेट्स लायबिलिटीज कर रहा था, एंड में एक एग्जांपल्स बताई थी, कैश इन हैंड, इन्वेंटरी, फर्नीचर, लोन, और मैंने सर्कल लगा के बताया था ये अकाउंट हेड्स हैं। तो उन ट्रांजैक्शन में से कैपिटल, ड्राइंग्स, ये सब रिटेन प्रॉफिट, ये सारे के सारे अकाउंट। पहले जब भी बिजनेस ट्रांजैक्शन आएगी उस ट्रांजैक्शन में से आपने आइडेंटिफाई करने हैं कि अकाउंट हेड्स कौन कौन से हैं। तो मैंने जैसे कहा कि शुरू में इधर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, इससे आगे कोई मसला नहीं। नंबर 2, स्पेसिफाई एलिमेंट ऑफ अकाउंट, element of account for each account head. अकाउंट हेड, ये जो आपने अकाउंट हेड्स आइडेंटिफाई किए हैं, हर अकाउंट हेड के लिए एलिमेंट स्पेसिफाई करना है। यानी ये अकाउंट हेड जो है किस एलिमेंट में फॉल करता है। कितने एलिमेंट पढ़े थे कल? 5। कौन कौन से? एसेट्स, लायबिलिटीज, ऑनर्स इक्विटी, रेवेन्यू, एक्सपेंस। जो अकाउंट हेड लेते हो, फॉर एग्जांपल आप अकाउंट हेड आइडेंटिफाई करते हो जी, अकाउंट्स पेएबल, ऊपर ये पहले स्टेप पे। अब आपने बताना अकाउंट पेएबल किस एलिमेंट में आता है, किसमें आएगा अकाउंट्स पेएबल? हाँ जी, लायबिलिटी। आपने हेड लेने में 5 है ना, एसेट, लायबिलिटी, चाहे करंट हो या नॉन करंट, तो इसका मतलब लायबिलिटी। तीसरा स्टेप, state movement of account head, movement of account, each account head, जो भी अकाउंट हेड्स आपने लिए हैं, अब आपने मूवमेंट बतानी है। मूवमेंट का मतलब क्या है? क्या ये इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? दिस इज द मूवमेंट, ठीक है। सिर्फ आप मुझे ये बताओ, मूवमेंट किसके लिए, कौन सा काउंटिंग कॉन्सेप्ट माइंड में रखूंगा जी? नहीं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, इसके लिए मुझे कौन सा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट माइंड में रखना है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। क्यों? अगर मैं वो अप्लाई नहीं करता तो मैं बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से ना सोचूं, थिंक करूं। हमने क्या पढ़ा था? बिजनेस and businessman shall be treated as separate entities, and we have to record the transaction from business point of view. तो ये जो मूवमेंट देखनी है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखनी है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू। मैंने एग्जांपल सिंपल दी थी, अगर आपको याद हो। अगर मैं बिजनेस पे पैसा लगाता हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा तो मेरा कैश मेरे से इन हो रहा है या आउट हो रहा है, और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इन हो रहा है, तो फर्क पड़ गया, मूवमेंट उल्ट हो गई। इसलिए आपने किसके पॉइंट ऑफ व्यू से थिंक करना है? ऑलवेज बिजनेस, नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस मैन। इसलिए हम यहाँ पे कहते हैं कि स्टेट मूवमेंट के लिए हमें कौन सा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट माइंड में रखना है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है। जिस वक्त ये 3 स्टेप हो गए, फिर आखिरी स्टेप ये है
फॉलो द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ये अभी जैसे मैं स्टार्ट करूंगा ये चारों स्टेप आपको बहुत आसान लगेंगे। अभी जब मैं ये लिख रहा हूं और बता रहा हूं तो आप लोगों के चेहरों से अंदाजा हो रहा है कि पता नहीं मैं कौन सी लैंग्वेज बोल रहा हूं। ठीक है, फॉलो रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अब मैं डीआर का वर्ड यूज कर सकता हूं, ठीक है, जो हमने समझ लिया कि हम एब्रिविएशन ही यूज करते, इसका करते ही है, डेबिट पूरा नहीं लेते, डेबिट एंड क्रेडिट। अब ये रूल क्या है? ये रूल एक टेबल में बना रहा हूं। एलिमेंट ऑफ अकाउंट, इसका नॉर्मल बैलेंस, इंक्रीज डिक्रीज, पहला एलिमेंट कौन सा है? एसेट। चलो पूरा लिख देता हूं, एसेट। एसेट का नॉर्मल बैलेंस क्या होगा? आप सिर्फ इन दो लफ्जों को देखकर बताओ किससे करीब तरीन है, ऑन से या ओ से? बिजनेस पॉइंट से ऑन से। इसका मतलब कि एसेट हमेशा क्या होता है? डेबिट। ठीक है, अब ये रूल बता रहा हूं, डेबिट का मीनिंग अब शुरू हो गया है। डेबिट का मीनिंग एसेट के पॉइंट से डिफरेंट होगा, क्रेडिट के पॉइंट से डिफरेंट होगा। ठीक है, तो लेकिन ये चीज मैंने बताई कि ये करीब तरीन है इसके, 100% नहीं, ये तो खैर 100% है एसेट, ओन। और एसेट की डेफिनेशन में भी पढ़ा था, ऑन एंड कंट्रोल। तो ये तो 100%, लेकिन हर चीज 100% नहीं। ओके, दूसरा कौन सा पढ़ा? अब लाइबिलिटी किसके करीब? ओके, तो फिर क्या होनी चाहिए? वेरी सिंपल। ठीक है, अच्छा अब आ जाए ऑनर्स इक्विटी। ये आज ही मैंने अभी समझाया आप लोगों को, और जो आज की वर्डिंग से जब जैसे मैंने आपको समझाया, बड़े आराम से बता सकते हो कि ओ के करीब है कि ऑन के करीब है। ओके, क्योंकि मैंने अभी क्या कहा था, ये भी समझ लो लाइबिलिटी है। आउटसाइडर को पे करना है उसको हम नाम दे देते हैं लाइबिलिटी, और अगर ओनर को पे करना है तो नाम दे देते हैं ऑनर इक्विटी। तो ये भी हमारा क्या होगा? क्रेडिट। ठीक है, अब आइएगा रेवेन्यू और एक्सपेंस। क्योंकि वर्ड हमने क्या पढ़ा था? हमने रेवेन्यू एक्सपेंस की बजाय डिस्कस किया था प्रॉफिट। ठीक है ना, हमने डिस्कस किया था वर्ड, एंड प्रॉफिट इज बेसिकली अ डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। वेरी सिंपल, प्रॉफिट या लॉस इज अ डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड। देखिए, इसको समझाने से पहले मैं प्रॉफिट की तरफ चलता हूं। प्रॉफिट किसका है? बिजनेस अर्न कर रहा है लेकिन अपने लिए, बिजनेसमैन। अगर मैं सिर्फ प्रॉफिट की वर्ड की बात करूं तो बताओ, प्रॉफिट जो है वो डेबियर के करीब होगा या क्रेडियर के? क्रेडियर के, क्योंकि ये प्रॉफिट देना किसने है? किसको है? अर्न कौन कर रहा है? बिजनेस। किसके लिए? तो आखिर देना तो बिजनेसमैन को ही है ना। इसका मतलब ये हुआ प्रॉफिट क्या होगा? क्रेडिट, यानी ओ के करीब होगा। ठीक है, यहां रुकिएगा क्योंकि मैं यहां दोनों में लिखना है। ठीक है, आपने वर्ड यूज किया प्रॉफिट इज इक्वल टू क्रेडिट, एग्री। अब प्रॉफिट किसका नाम है? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू क्रेडिट। ठीक हो गया? मुझे अब गौर से सोच के बताओ कि इसमें से यकीनन जब मैं रेवेन्यू और एक्सपेंस लिखूंगा तो दोनों डेबिट दोनों क्रेडिट नहीं हो सकते, माइनस हो रहे हैं। जो चीज माइनस होगी तो उसका मतलब डेबिट और क्रेडिट एक दूसरे से उल्टे हैं कि नहीं? बिल्कुल उल्टे। अगर एक चीज मैं कहता हूं डेबिट है तो दूसरी, तो अगर डेबिट और क्रेडिट है तो माइनस होगी। तो अब सवाल ये है कि ये डेबिट हुआ या ये डेबिट हुआ मैथमेटिकली? रेवेन्यू। अच्छा, अगर आपकी बात मैं मान लूं रेवेन्यू डेबिट होगा, ठीक है, तो अगर ये डेबिट अमाउंट 700 में से जी, और मैं
600 क्रेडिट कर रहा हूं तो आंसर क्या आता है? मैथ की लैंग्वेज में बताओ मुझे, डेबिट आएगा ना, जबकि यहां क्या होना चाहिए? क्योंकि प्रॉफिट इज इक्वल टू क्रेडिट। इसका मतलब है कि ये क्रेडिट होगा, ये डेबिट होगा, तो ये क्रेडिट। ठीक है, इसको डायरेक्ट देखोगे तो समझ में नहीं आएगा, आगे जाके समझ आएगा भी नहीं, इसलिए अभी इस कॉन्टेक्स्ट में टेक्निकली ये प्रॉफिट है, तो लिहाजा इसको मुझे क्या करना है? क्रेडिट। और ये हमेशा क्या होता है? ये रूल है, पहले यहां तक, आगे की बात बाद में करता हूं जी। वो तो लॉस हो जाएगा ना, लॉस डेबिट होता है पहले से। अगर प्रॉफिट क्रेडिट है तो लॉस डेबिट, ठीक है। और अगर मैं इसको क्रेडिट करता हूं, इसको ज्यादा कर दूं तो लॉस ही आएगा, तो डेबिट ही आ जाएगा खुद ब खुद, ठीक है। प्लस माइनस, मैथ में माइनस होता है और साइन को लगाया जाता है जो बड़ा होता है। अगर साइन डेबिट है, ये रकम बड़ी हो जाए तो आंसर इसमें आएगा ना, माइनस में, यानी माइनस का मतलब डेबिट में आएगा, लॉस डेबिट होता है। प्रॉफिट क्रेडिट होता है तो लॉस है। बस अगर बिजनेस को लॉस हो रहा है तो लॉस कौन पूरा करेगा? अब जरा देखो, डेबिट क्यों हो रहा है, लॉस कौन देगा? बिजनेसमैन ही देगा ना। तो इसका मतलब ओ में आ गया, ऑन में आ गया। ये अब आपने बिजनेसमैन को देना नहीं है, उससे लेना है, तो ये ऑन में आ गया, तो इसलिए डेबिट है। प्रॉफिट बिजनेसमैन को देना, इसलिए हम उसको क्राइटेरिया पे पे करते हैं। तो मैं अगेन ये कहूंगा 100% मीनिंग वो नहीं है, बट आप देख सकते हो रिजेम्बलेंस मिलेगी। और यही बेसिक थीम होता है जब कोई वर्ड किसी चीज से ड्राइव किया जाता है, ठीक है। ओके, अब आगे चलिए। ये तो नॉर्मल बैलेंस है ना। सो अब मैं कह सकता हूं एसेट हमेशा डेबिट, लायबिलिटीज क्रेडिट, ऑनर्स इक्विटी क्रेडिट, रेवेन्यू क्रेडिट, एक्सपेंस ये आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। ये 5 चीजें हैं और यही 5 चीजें बड़ी अहम है, पूरी अकाउंटिंग में चलनी है। सो अगर मैं मुझसे कोई पूछे डेबिट क्या होता है, मैं कहूंगा सिर्फ एसेट और एक्सपेंस। क्रेडिट क्या होता है? लायबिलिटीज, ऑनर्स इक्विटी, रेवेन्यू, ठीक है। अब इंक्रीज और डिक्रीज का मतलब है, जब भी मैं कोई ट्रांजैक्शन करूंगा तो ये मूवमेंट क्या बताएगी, या वो एसेट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, एंड सो ऑन। अगर आपका एसेट इंक्रीज होता है, मुझे याद नहीं रहा क्या करेगा आजकल, तो हल बताओ, भूले की आदत भूल जाए, रोज कहता हूं भूल जाओ तुझे, रोज ये बात भूल जा रहा हूं। ओके, इंक्रीज का मतलब क्या होता है? प्लस। डिक्रीज का मतलब क्या होता है? मैथ में आ जाओ, खुद समझ में आएगा। अगर इंक्रीज इन एसेट है तो मुझे क्या करना चाहिए? सेम रखना चाहिए ना। जब मैं किसी चीज को प्लस करना चाह रहा हूं, दोनों के साइन सेम होने चाहिए। मैथ में माइनस माइनस भी प्लस होता है, प्लस प्लस भी प्लस। मैं प्लस करना चाह रहा हूं, इसका मतलब है कि ये सेम रहेगा। अगर डेबिट क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट, डिक्रीज का मतलब माइनस। अगर मैं मैथ में माइनस करना चाहता हूं, डिफरेंट करना पड़ेगा कि नहीं? यानी अगर ऊपर प्लस है तो नीचे, ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस। इसी तरह अगर ऊपर डेबिट है तो नीचे कर क्या करूंगा? ऊपर क्रेडिट है तो नीचे डेबिट, उल्ट हो जाएगा। सो इसका मतलब डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट, डिक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट, डिक्रीज इन ऑनर्स इक्विटी डेबिट, डिक्रीज इन रेवेन्यू, डिक्रीज इन एक्सपेंस। ये हिस्सा जो मैंने आपके सामने लिखा, ये ट्रांजैक्शन, इस जो मैंने लिखा था फॉलो रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, को इसको फॉलो करना। सो अब कैसे फॉलो करना जरा देखते हैं। मैं कुछ बिजनेस ट्रांजैक्शन आपके सामने ला रहा हूं, बिजनेस का। अब जरा आपने एक एक चीज प्लीज समझ ली, यहां से मेरा अब बिजनेस ट्रांजैक्शन प्रॉपर शुरू होने लगे। अभी आपने 4 स्टेप फॉलो करने हैं, जैसे मैंने कहा। आपने एक कॉपी में एक जगह पे स्पेस छोड़ दो ट्रांजैक्शंस की,
और एक पेज पे सॉल्यूशन चलता रहेगा। सॉल्यूशन इसका टेबल में अभी हम करेंगे। जी लिखिए पहली ट्रांजैक्शन, मिस्टर ए, जसमान आप भी लिखते रहो। मिस्टर ए started business Mr. A started business with cash। ठीक है जी। अब ये पूरी ट्रांजैक्शन है, आप लोगों ने पार्टिसिपेट करना है, कोई बात नहीं, गलत बता दो कोई परवाह नहीं, लेकिन हिम्मत कर। ठीक है, मैंने फिर ट्रांजैक्शन बोल रहा हूं, मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ठीक हो गया। अब इसको माइंड में रखें और अब जो आंसर है उसमें चार्ट बना रहा हूं। ट्रांजैक्शन नंबर, पहला कॉलम बना लीजिएगा। अब 4 स्टेप। स्टेप नंबर 1 सिर्फ नंबर लिखो, हेड ऑफ अकाउंट। स्टेप नंबर 2 एलिमेंट ऑफ अकाउंट। स्टेप नंबर 3 मूवमेंट। स्टेप नंबर 4 रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। वही पढ़ेगा। ठीक है, पहला ट्रांजैक्शन जो मैंने आपको लिखवाई है, मुझे बताओ इसमें अकाउंट हेड्स कौन कौन से, गौर से पढ़ो और फिर बताओ। कैश और गुड कैपिटल। वर्ड कैपिटल कहां लिखा हुआ है इसमें? यस, मैंने आपको कहा था डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। उस वक्त भी बताया था कि ट्रांजैक्शन में सीधा सीधा नहीं लिखा होगा। अब आपने खुद जज करना है, खुद जज करना कि है क्या चीज। भाई कैश आया, बिजनेस में आया, कैश आने का कोई सोर्स तो होगा ना। यही तो मैं अभी बात कर रहा था आपको, कैश खुद ब खुद तो नहीं आएगा, कैश का कोई सोर्स तो होगा। ठीक है, क्योंकि ये अलग लैला की कहानियां तो नहीं है ना कि कैश आ गया, मैं सोया सोचा और कैश मेरे सामने पड़ा हो। ठीक है ना, तो आखिर कैश आने का कोई सोर्स तो होगा ना। बिजनेस के पॉइंट से देखो सोर्स। आप देख लो गवर्नमेंट भी, आप अगर आप कोई टैक्स रिटर्न जमा कराते हो, अगर आप सोर्स कुछ ज्यादा एक्सपेंस शो कर देते, तो मैंने गाड़ी खरीदी, फौरन को कहते हैं बताओ कैश कहां से आया, सोर्स क्या है। सोर्स के बगैर कैसे आप पैसे ले सकते हो? सोर्स इज अ कैपिटल। अब समझ आई बात? 2 वर्ड आगे कौन कौन से, एक कैश और एक कैपिटल। अच्छा, अब आपने इसी को कंटिन्यू करते चले जाना। स्टेप नंबर 2 मैंने क्या बोला था? स्पेसिफाई एलिमेंट ऑफ अकाउंट फॉर ईच अकाउंट है। 2 अकाउंट है, बताओ कैश का एलिमेंट किस एलिमेंट में आता है? एसेट। गुड। कैपिटल किस में आता है? ऑनर्स इक्विटी। मैंने पहले भी कहा था सिर्फ थोड़ा सा मसला स्टार्टिंग में यहां होगा, आगे कोई मसला नहीं, आगे आपको कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। अब देखो तीसरा स्टेप, मुझे बताओ ये कैश बिजनेस में इंक्रीज हो रहा है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है, एंटिटी कौन सा है, या बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, उल्ट हो जाना है। बिजनेस, यस, इंक्रीज, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंक्रीज। आई का वर्ड इंक्रीज और डी का वर्ड हम डिक्रीज होगा। अब मुझे बताओ कैपिटल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ रहा है या कम हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है बिजनेस। अब ये ना देखो एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा क्यों हो रहा है, होने दो, हमें से कोई कंसर्न नहीं। लेकिन ये याद रखिएगा एंड पे एक डेबिट आना चाहिए, एक क्रेडिट। अगर 2 डेबिट आ रहे हैं ना, इसका मतलब मैं बीच में कहीं उस्तादी दिखा गया, समझ आ गई ना। 2 क्रेडिट आ रहे हैं, मैं मास्टर बन गया। एक होता है मास्टर, मैं अक्सर लैंग्वेज यूज करता है, एक होता है मास्टर, एक होता है टीचर, एक होता है मैनेजर, एक होता है मैनेजर। बात समझ चुके हो मेरे ख्याल में, समझदार पड़े। और ओ का मतलब क्या हुआ? इंक्रीज। ऑर्डर इक्विटी भी इंक्रीज हो रही बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मैंने आखिरी स्टेप क्या लिखा था? फॉलो द रूल ऑफ डेबिट एंड। सो लेट्स स्टार्ट। इंक्रीज इन एसेट, आपके सामने टेबल, अभी बेशक टेबल देखो, ऐसा सा याद हो देखो, यहां इंक्रीज आऊंगा, ये एसेट है, इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन ऑनर्स इक्विटी, ये ऑनर्स इक्विटी है, ये इंक्रीज का कॉलम है, क्रेडिट।
देख लो एंड पे एक डेबिट है और एक क्रेडिट। आहिस्ता आहिस्ता, ये 2 पॉइंट हमें नहीं चाहिए। अब मुझसे कोई ट्रांजैक्शन पूछेगा, मैं कहूंगा कैश डेबिट है और कैपिटल क्रेडिट, लेकिन अभी इसको छोड़ना नहीं है आपने। आहिस्ता आहिस्ता ये लिख के छोड़ेंगे आप, लिखना छोड़ेंगे, थिंक करेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता थिंकिंग भी खत्म हो जाएगी, खुद ही बता लोगे। ये प्रैक्टिस से होगा, दिमाग में बैठ गया। तो अभी आपने ये चीज 4 स्टेप नहीं छोड़े, पहले हिस्से में नहीं छोड़े। ये क्लियर हो गई जी ट्रांजैक्शन। जरा आगे ट्रांजैक्शन नंबर 2 लिखिए, वही क्वेश्चन, साथ साथ क्वेश्चन बनाते जाने और साथ साथ हमने करते चले। जी उस्मान को समझ आया ये ट्रांजैक्शन? यस सर। उस्मान को समझ ना आए तो पूछ लिया करो यार, परेशान नहीं होना, क्योंकि मैं आपको देख नहीं पा रहा, आप मुझे शायद देख पा रहे हो। समझ आइए सर पहली ट्रांजैक्शन। गुड, वेरी गुड। लिखिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, परचेज्ड गुड्स, परचेज्ड गुड्स, नहीं अलग अलग था। हाँ, वो जो ट्रांजैक्शन लिखी है ना, एक मैंने पेज कहा था ट्रांजैक्शंस लिखे, उसमें लिखनी है। सॉल्यूशन ये है, नहीं समझे मेरी बात? जो पहले मैंने बोला था कि मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ये क्वेश्चन है और ये सॉल्यूशन, ठीक है? तो क्वेश्चन में लिख लिएगा परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। बताइए कौन से अकाउंट हेड्स? नहीं, अकाउंट हेड्स। आप तो एलिमेंट की तरफ चलेंगे, एलिमेंट का दूसरा स्टेप कैश। चलो ठीक है, एक तो मसला हल हुआ कैश, दूसरा अकाउंट हेड कौन सा है? स्टार्ट में यहां मसला आएगा आपको इस हिस्से में से, लेकिन आगे कोई मसला नहीं चला जी। रेवेन्यू का एलिमेंट नहीं हो गया, मैं तो अकाउंट हेड की बात। ड्राइंग्स की डेफिनेशन क्या है? एनीथिंग विथड्रॉन बाय, ये तो खरीद रहे हो आप, ये तो सब बिल्कुल मुमकिन है। देखो जी, स्टॉक, ठीक है, गुड, इन्वेंट्री, ठीक है। अब यहां मेरी बात को गौर से सुनना है। जब आप परचेज कर रहे हो, क्यों परचेज कर रहे हो? कैसे पता लगेगा? कहां लिखा है? मैंने कोई लिखा है? मैंने सिर्फ लिखा है परचेज गुड्स फॉर कैश, कहीं नहीं लिखा। जहां वर्ड्स गुड्स आ जाए, ठीक है, ये हमेशा याद रखो। ये हो सकता है फर्नीचर ही हो, ये हो सकता है सेल फोन हो, ये कोई भी चीज हो सकती है, लेकिन गुड्स का वर्ड हम लगाते ही उसके लिए है जिसको हमने खरीदा बेचने के लिए। लेकिन इसके साथ एक वर्ड और भी रिप्लेस करते हैं, दोनों लिख लीजिए। बाज़ का वर्ड होता है गुड्स और बाज़ का वर्ड होता है मर्चेंडाइज। ठीक है, अगर आप ब्रिटिश अमेरिकन बुक खोलोगे, वहां ज्यादा वर्ड यूज करता है मर्चेंडाइज, ठीक है। सो क्योंकि इंग्लिश में फर्क है ना, अमेरिकन और ब्रिटिश दोनों में फर्क है, तो इंग्लिश की वजह से है, दोनों का मीनिंग। वर्ड मर्चेंडाइज भी ये बता रहा है गुड्स परचेज फॉर रीसेल, गुड्स भी ये बता रहा है परचेज फॉर रीसेल। तो लिहाजा हर वो चीज जो मैंने रीसेल के लिए खरीदी है, वो मेरा क्या है? स्टॉक। हमने पढ़ा था, वो हमारा स्टॉक। अच्छा, अभी आपके लिए फिलहाल स्टॉक ही लगाना है। आगे जाकर फिर थोड़ा सा जब अकाउंटिंग सीखोगे तो मैं आपको बताऊंगा इसको कैसे रिप्लेस करना। अभी आपने नहीं करना, स्टॉक ही लगाना। ओके, अब आप मुझे सेकंड करके बताओ, कैश किस एलिमेंट में फॉल करना है? सर अगर आप स्टॉक हो जो ए एंड ए के अनसोल्ड हो, क्या रीसोल्ड जी, वो तो ये लाइन पे होगा ना। अभी अगर अभी खरीदा है तो अभी तो स्टॉक ही है ना मेरे पास, जब तक नहीं बिकेगा वो स्टॉक रहेगा। बिक गया तो वो स्टॉक नहीं है। हम रोज मैयर नहीं करते स्टॉक, वो तो डेफिनेशन में लिखा था ना कि क्योंकि मैं अगर रोज स्टॉक मैयर करने बैठ गया तो फिर तो स्टॉक ही मैयर करता हूँ, तो बिजनेस कहाँ से करूँ? बिकॉज इट विल टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी। इसलिए नॉर्मली 6 महीने बाद या साल बाद या 3 महीने के बाद हम मैयर करते हैं।
लेकिन ये नहीं आप कह सकते कि स्टॉक है नहीं। जैसे मैंने गुड्स खरीदी ना, वो स्टॉक ही है मेरा, लेकिन जैसे बिक जाएंगे वो स्टॉक नहीं। स्टॉक सिर्फ वही होगा जो मौजूद होगा। मेरी बात समझोगे? इसी इसको हम स्टॉक कह सकते हैं उस पॉइंट से। ठीक, ओके। अब कैश कौन सा एलिमेंट है? 5 एलिमेंट पड़े। कैश को लायबिलिटी बना दिया यार, कैश एसेट है। असल में आपके माइंड में पता क्या चला, मैं बता देता हूँ। यार कैश कम हो रहा है, ये कम होने दो, वो लायबिलिटी तो नहीं बनेगी ना, क्योंकि एसेट इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, वो बात का मसला है। तो इसलिए अभी आप में सिर्फ एलिमेंट मिल रहे हैं। स्टॉक किस में आएगा? घर जाकर पढ़ा नहीं है आप लोगों ने यार? हमने पढ़े थे करंट एसेट। करंट एसेट में एसेट की 2 टाइप जो पढ़ी, उसमें स्टॉक पढ़ा, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक और अकाउंट रिसीवेबल। याद? तो ये आपका एसेट। आप बता, अब आपको आपकी भी जो थिंकिंग है ना वो बताता जाता हूं, ठीक है? क्योंकि मैंने साइकोलॉजी में बेसिकली पास नहीं हो गई, पेपर नहीं दिया, लेकिन मैं साइकोलॉजिस्ट पूरा हूँ। मुझे बड़ा बहुत किताबें पढ़ी, शौक है मुझे। मैं सामने को बैठ जाए तो मैं उसको बड़ा कुछ बता देता हूँ, ठीक है? इसलिए मैं आपके दिमाग में चलती हुई चीज बता रहा हूँ। ये जो आपने कहा ना कि एसेट, आपके माइंड में चल रहा 2 एसेट कैसे हो सकते? छोड़ दो यार, क्यों आप इस चक्कर में पड़ते हो? एंड पे खुद बहुत डेबिट और क्रेडिट आएगा। यहां 2 डेबिट आ गए या 2 क्रेडिट आ गए, फिर मुझसे बात करना, फिर कहूंगा मैं गलत है। अभी छोड़ दो। 2 एसेट आते हैं, 2 इंक्रीज होते हैं उन्हें, 2 डिक्रीज होते हैं उन्हें, हमें से क्या कर सकते? एंड पे क्या होगा? एक डेबिट और एक। लेट्स स्टार्ट। ओके, अब कैश क्या हो रहा है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से? इंक्रीज और डिक्रीज? डिक्रीज। जब मैं खरीदूंगा तो कैश तो जाएगा ना बिजनेस से, आउट होगा ना। पर जब मैं गुड्स परचेज कर रहा हूं, परचेज गुड्स आ रही है मेरे पास, लेकिन कैश है, तो मैं कैश के पॉइंट से सोच रहा हूं, कैश इज गोइंग आउट फ्रॉम द बिजनेस। और स्टॉक, अब आप रूल को फॉलो करके बताओ, डिक्रीज इन एसेट क्या होगा और इंक्रीज इन एसेट खुद बहुत डेबिट क्रेडिट हो गया। समझ आई ये बात? ट्रांजैक्शन नंबर 3 लिखो। परचेज्ड स्टॉक फ्रॉम अमजद। परचेज स्टॉक, अब मैंने खुद वर्ड स्टॉक लिख दिया, पहले गुड्स लिखा, ये तो प्लेस करता रहूंगा मुख्तलिफ चीजें जो पेपर में आती है। परचेज स्टॉक फ्रॉम। अब अकाउंट हेड क्या है? स्टॉक। या तो आसान हो गया, लिख दिया स्टॉक, लेकिन अगर मैं लिखूं परचेज गुड्स तब भी क्या आएगा? अगर लिखूं परचेज मर्चेंडाइज तब भी स्टॉक। तो ये मुख्तलिफ वर्ड्स हैं, ठीक है? अब दूसरा कौन सा अकाउंट है? कैश। हाँ लिखा हो पहली ट्रांजैक्शन और इस ट्रांजैक्शन में बहुत सा देखो, परचेज से ये तो नहीं पता लगा उधार पे नहीं हो सकती परचेज, हो सकती है, पॉसिबिलिटी है ना। फिर सो ये मैं सारी चीजें जो एक छोटी छोटी बता रहा हूँ बड़ी है। जब ट्रांजैक्शन पढ़ो, उस ट्रांजैक्शन में नेम दे दिया हो, किससे खरीदी, जिससे अगर उसका नाम दे दिया हो, याद रखिएगा वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ये क्रेडिट इंग्लिश का वर्ड है उसका, यानी उधार की ट्रांजैक्शन में कैश आपने पे नहीं, ठीक है? पहली ट्रांजैक्शन में क्या लिखा था? परचेज गुड्स फॉर कैश। चलो मैं एक सिंपल लॉजिक करता हूं। जब कोई कस्टमर आपके पास आता है और आपसे कैश में गुड्स लेता है, क्या उसका नाम पूछते हैं? वैसे अगर पूछ लो मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक सेपरेट थिंग है, लेकिन नॉर्मली आपको कोई जरूरत है? एक अगर उधार पे लेके जाएगा, नाम क्या उसका, आता पता भी पूरा पूछो नाम तो दूर की बात है, ठीक है ना? तो इसका मतलब है कि जहां पर अकाउंटिंग में नेम आ जाए ना, नेम आ जाए तो वो कैश नहीं होगा। अब समझ आ गई इतनी? अभी आगे जाकर मैं और बातें बताऊंगा, हर नई ट्रांजैक्शन में नई बात बताऊंगा, फिर आपको फाइनल कंक्लूजन निकलेगा, ठीक है? सो परचेज्ड
गुड्स फ्रॉम या स्टॉक फ्रॉम अमजद। जब भी नाम आ जाए, ये डिसाइड हुआ कि ये हमारा क्रेडिट ट्रांजैक्शन, जब क्रेडिट ट्रांजैक्शन है कैश तो नहीं आ सकता, लाइबिलिटी, लेकिन लाइबिलिटी तो एलिमेंट है, हेड क्या है? अकाउंट्स पे। अब यहां कंफ्यूजन होती है नेम से, नेम कस्टमर भी तो हो सकता है। अगर नेम कस्टमर नेम होगा तो अकाउंट रिसीवेबल होगा। डेफिनेशन में क्या पढ़ा था? अकाउंट रिसीवेबल इज अ कस्टमर। और अकाउंट पेबल में क्या पढ़ा था? ये सप्लायर। तो जिस समय गुड्स खरीद रहा हूं वो बताओ कस्टमर है या सप्लायर? तो लिहाजा यहां पर दूसरा जो नाम आएगा ना, अमजद लिखूंगा तो कंफ्यूजन रहेगी। मेरी बात समझो? असल अमजद लिखूंगा तो अमजद तो कस्टमर भी हो सकता है, तो इसलिए हम बकायदा लिखते हैं अकाउंट्स पेबल। बेशक इसके साथ अमजद लिख दो, मुझे कोई इतराज नहीं, लेकिन असल हेड क्या है? अकाउंट पेबल। अब मुझे एलिमेंट बताइएगा, स्टॉक कौन सा एलिमेंट है? वेरी गुड। अकाउंट्स पेबल कौन सा हेड है? एलिमेंट। सॉरी, लायबिलिटी। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए, स्टॉक बिजनेस में इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज? और लायबिलिटी बिजनेस में बढ़ रही है या कम हो रही है? बढ़ रही है। जब मैं उधार पे ले रहा हूं, मेरी लायबिलिटी बढ़ रही है ना, मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूं इंक्रीज। अब आइएगा नेक्स्ट, इंक्रीज इन एसेट रूल के मुताबिक डेबिट, इंक्रीज इन लायबिलिटी, एंड आपका वही होना है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। कुछ समझ में आनी शुरू हुई ना? अब ऐसे परेशान हो गए, थोड़ा सा सब्र करते हैं, थोड़ा सा। अब आगे चलिए, लिखें ट्रांजैक्शन नंबर 4, परचेस्ड गुड्स फ्रॉम सोहेल फॉर कैश। अब तो रोला बन गया। मैंने अभी जो बात की है उसे उल्ट हो गया काम। मैंने ये कहा कि अगर कहीं पर नाम आ जाए तो क्रेडिट है लिखी तो कैश भी लिख दिया मैंने। अब क्या करो? अब अकाउंट हेड कौन सा जी? फील कैसे होता है? अभी तो मैं करवाई दो वाली रहा हूं। एक तो चलो, एक तो स्टॉक आ गया, ठीक है, वो तो उसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। परचेज मर्चेंडाइज या परचेज गुड्स या परचेज स्टॉक। लेकिन इसका ऑपोजिट क्या बनेगा? दूसरा कैश आएगा या पेबल आएगा या दोनों आएंगे? अब याद रखिए, मैंने पहले जो बात की थी, मैंने कहा था आगे जाकर और चीजें क्लियर होंगी। अगर ट्रांजैक्शन में सिर्फ नेम आए और कैश का कोई जिक्र ना हो, कैश का कोई जिक्र ना हो, तो ये कौन सी ट्रांजैक्शन है? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अगर नेम आ जाए और लिख दे कैश पे, फिर आपने कैश ही लेना है। फिर एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर रहा है, जानबूझ के नेम दे रहा है, ठीक है, तो नेम से अब मुझे कोई कंसर्न नहीं है। अब इसका ऑपोजिट अकाउंट कैश। यानी ये परचेज की ट्रांजैक्शन मैं डिफरेंट तरीकों से करवा रहा हूं आपको, तो वही चीजें अब हेड वही आ रहे हैं आपके सामने, ठीक है। अब बताओ स्टॉक एसेट। अब इसी को कंटिन्यू कर देते हैं। पहले एसेट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज? इंक्रीज इन एसेट। कैश एसेट, एसेट क्या हो रहा है? और डिक्रीज इन एसेट। ठीक हो गई? ये समझ आ गई बात? तीनों बातें समझ में आ गई? अब लिखिएगा नेक्स्ट, परचेस्ड फर्नीचर फॉर कैश। अब अकाउंट कौन कौन से? स्टॉक
और कैश। मैं आपसे डिसएग्री करूंगा, कैश मान लेता हूं। पहले वर्ड्स क्या था? परचेज गुड्स। अब क्या है? जब वर्ड गुड्स आए, जब वर्ड्स मर्चेंटाइज आए, इसका मतलब कि ये इसलिए खरीदा है कि आपने इसको बेचना है। लेकिन अगर कोई भी चीज मैं खरीदता हूं इस मकसद के लिए कि मैं इसको यूज करूंगा, फिर उसका नाम लिखा जाता है। इसका मतलब जब फर्नीचर लिखते हैं ना, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, इसका मतलब है कि ये फर्नीचर आपने बेचने के लिए नहीं खरीदा, बिजनेस में यूज के लिए खरीदा है। फिर आप स्टॉक का वर्ड यूज नहीं करोगे, ठीक है? फिर क्या लिखोगे? फर्नीचर, जो भी नाम होगा। बस अगर लिखता है परचेज मोटर कार, तो आप कार लिख दो। लिखता है परचेज मशीनरी, मशीनरी लिख दो, ठीक है? तो जब कोई नेम आएगा अदर देन गुड्स, मर्चेंडाइज और स्टॉक, तीन ही वर्ड है, ठीक है? तो उसके अलावा कोई भी आ जाए तो वो नाम लिखना जरूरी हो जाता है, क्योंकि उसका मकसद बेचना नहीं। ओके, अब कैश क्या है? एसेट। बताओ, एसेट बिजनेस के पॉइंट ऑफ से कैश इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज? डिक्रीज, क्योंकि खरीद रहे हो तो कैश जाएगा ना। और डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट, फर्नीचर एसेट, एसेट इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज? इंक्रीज, ये बिजनेस में आ रहा है ना फर्नीचर। और इंक्रीज इन एसेट, अगर टेक्निकली देखो तो आप इस वक्त सीख क्या रहे हो? सिर्फ ये हिस्सा, बाकी ये तो आपको आ गया, इसमें कोई मसला नहीं। सिर्फ इस चीज को सीख रहे हो और यही जरूरी है, हेड ऑफ अकाउंट। अगर आप हेड ऑफ अकाउंट सही आइडेंटिफाई कर लोगे ना, आगे कोई मसला नहीं, ठीक है? आगे आइए, फिर आइएगा एक और ट्रांजेक्शन, परचेज। अभी परचेज की जान भी छोड़ रहे हैं। परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम स्टैंडर्ड फर्नीचर स्टोर, ये नेम ऑफ द बिजनेस है ना जिसे खरीद रही। स्टैंडर्ड फर्नीचर स्टोर फॉर रीसेल पर्पस। बड़े सोच के जवाब देते हैं, जल्दबाजी नहीं करें। वेरी गुड। यहां फर्नीचर नहीं लिखना। अब ये भी एग्जामिनर कंफ्यूज कर रहा है। मेरी वो जो बात मैंने समझाई कि अगर जो नाम लिखा होगा लिख दो, लेकिन पूरी स्टेटमेंट भी पढ़ लो। अब उसने क्या लिखा है? परचेज फर्नीचर फ्रॉम, छोड़ दो, वो बाद में बिजनेस करते हैं, फॉर रीसेल पर्पस। तो फिर ये स्टॉक हुआ, ये फर्नीचर नहीं है। यानी मैंने इवन जब स्टॉक एक्सप्लेन कर रहा था पहली एग्जांपल में, तब भी मैंने कहा था इसमें फर्नीचर भी हो सकता है, इसमें कोई और चीज, सेल फोन भी हो सकते हैं, हमें से कोई कंसर्न नहीं है। सिर्फ जो भी चीज है हमने किस लिए ली है? इसको सेल कर। समझ आ गई बात? तो लिहाजा जब ये वर्ड आ गया फॉर रीसेल पर्पस, अब आप फर्नीचर नहीं लिखोगे, अब आप लिखोगे स्टॉक। दूसरा हेड, दूसरा हेड अब अकाउंट्स पेबल है। क्यों? नेम दिया हुआ है, फॉर कैश नहीं लिखा हुआ, कहीं कैश का जिक्र नहीं है, तो आप लिखोगे स्टॉक और अकाउंट्स पेबल। अब स्टॉक जो है वो क्या है जी? अकाउंट्स पेबल। स्टॉक बढ़ रहा है, कम हो रहा है? बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इंक्रीज इन एसेट, डेबिट। लाइबिलिटी बढ़ रही है, कम हो रही है? बढ़ रही है। इंक्रीज इन लाइबिलिटी, बताओ कुछ समझ में आया? अगली ट्रांजैक्शन सिंपल लिखो, ट्रांजैक्शन नंबर 7, परचेज्ड गुड्स, परचेज्ड गुड्स, बस इतनी सी ट्रांजैक्शन। अब बोलो, स्टॉक और कैश, स्टॉक और वेरी गुड, स्टॉक और क्या? आगे मुझे बताने की अब जरूरत नहीं है ना, ये वही ट्रांजैक्शन है। सो हेड ऑफ अकाउंट में मुख्तलिफ वर्डिंग बोल रहा हूं,
देखो जब भी कोई ट्रांजैक्शन आए, अब कुछ भी मेंशन नहीं है, ना उसने मेंशन किया कैश के अगेंस्ट है, ना मेंशन किया उधार के अगेंस्ट है, लेकिन एक चीज तो मैंने क्लियर की थी ना कि अगर नेम होगा तो उधार होगा, अदरवाइज कैश। तो अगर ट्रांजैक्शन में कुछ नहीं लिखा तो कैश है। तो एक परचेस आ गया, सॉरी स्टॉक आ गया, और एक कैश। स्टॉक की जगह एक वर्ड और भी लिख सकते हो, इन्वेंट्री। ये दोनों एक ही चीज है। आप इसकी जगह हेड इन्वेंट्री भी बना सकते हो। तो इसमें अकाउंट हेड वही लिख लो। कौन कौन सा अकाउंट हेड वो मैं लिखकर भूल नहीं रहा, यही दो लिखो, एक स्टॉक और एक कैश। इवन आगे भी वही चीज होगी, ठीक है। ये सारी जो मैंने अभी आपके सामने ट्रांजैक्शन डिस्कस की, ये सारी परचेज की ट्रांजैक्शन मुख्तलिफ तरीकों से, ठीक है। अब आइएगा नेक्स्ट, आगे अगली ट्रांजैक्शंस लिखे, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब जरा सेल की तरफ आ जाते हैं। जी समझा जी। अब अकाउंट हेड कौन से नजर आ रहे हैं? कैश और ट्रांजैक्शन नंबर 8 है, कैश एक हो गया, स्टॉक नहीं होगा, फिर क्या होगा? अच्छा टेक्निकली स्टॉक ही जा रहा है ना, रेवेन्यू तो एलिमेंट आ गया ना। अब एक लम्बे के मेरी बात को गौर से सुनिएगा, एग्री करता हूं स्टॉक ही है, पीछे बैक एंड पे स्टॉक ही है, एग्री करता हूं, लेकिन मैं स्टॉक लिख नहीं सकता। क्यों? स्टॉक जो होता है ना, जब खरीदते हो उस वक्त कीमत कुछ और होती है, जब सेल करते हो उसमें प्रॉफिट शामिल होता है जी नहीं। सेल्स, सेल्स अकाउंट, सेल ही रेवेन्यू है ना। आपने रेवेन्यू का बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन वो तो एलिमेंट हो गया, हेड ऑफ अकाउंट सेल्स है, ठीक है। तो सेल वो चीज होती है जिसके अंदर नफा और नुकसान शामिल हो। प्रॉफिट और लॉस बाद में निकलना ना, वो एक एक ट्रांजैक्शन का तो मैं नफा नुकसान नहीं निकाल सकता बिजनेस में। बिजनेस में कई ट्रांजैक्शन बीच में होती हैं जिसमें लॉस भी होता है, लेकिन पीरियड एंड पे पता लगता है कि ओवरऑल प्रॉफिट कमाया है या ओवरऑल लॉस हुआ है। तो एक कैश हो गया और एक सेल्स, ठीक है जी। अब बताइएगा कैश एसेट, गुड। एसेट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज? इंक्रीज हो रहा है, आप तो सेल कर रहे हो ना। कैश एसेट है, एसेट इंक्रीज हो रहा है, और इंक्रीज इन एसेट क्या होगा? डेबिट, कैश आ रहा है। अब सेल्स एलिमेंट रेवेन्यू, अभी आपने बोला। अब रेवेन्यू बिजनेस में इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज? इंक्रीज हो रहा है, और इंक्रीज इन रेवेन्यू रूल के मुताबिक क्रेडिट। अब देखिए, जब स्टॉक खरीदूंगा ना तो परचेज या स्टॉक, और जब सेल करूंगा तो सेल्स। वहां स्टॉक नहीं लिखना, हाँ स्टॉक लिखा जाता है काउंटिंग में, आगे जाके पढ़ेंगे, अभी छोड़ दो, अभी फिलहाल सेल्स आई। ये क्लियर हो गई? अगली ट्रांसलेशन, सोल्ड गुड्स फ्रॉम नजर, सोल्ड गुड्स टू नजर, फ्रॉम लिख दिया, सॉरी बोल दिया मैंने, टू नजर। रिसीवेबल, अब यहां पर चूंकि फिर नेम आ गया, लेकिन ये नेम किसका है? कस्टमर का या सप्लायर का? कस्टमर। जब कस्टमर का नाम आ जाए तो पेबल नहीं हो सकता, रिसीवेबल। दूसरा सेल्स, वो अभी डिस्कशन हुई है, गुड सेल की है ना, तो वो जी सेल स्टॉक को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि फिर सेल और स्टॉक का जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट और लॉस हुआ ना। आपको मैं आपको सिंपल लॉजिक बताता हूं, देखो जब स्टॉक खरीदते हो, स्टॉक डेबिट होता है क्रेडिट? मुझे ये बताओ, 100 रुपीज का स्टॉक आपने परचेज किया तो स्टॉक क्या हुआ? डेबिट। ये स्टॉक अकाउंट हो गया डेबिट। बड़े आराम से मेरी बात समझ आएगी, ये क्लियर है?
अब इसको बेचते हो आप, जब सेल करते हो कितने में सेल करते हो? 120 रुपए में सपोज, तो मैं 120 में सेल करता हूं। अगर मैं सेल को स्टॉक लिख दूं तो स्टॉक क्रेडिट होगा ना फिर, क्योंकि स्टॉक जा रहा है। फिर क्रेडिट होगा स्टॉक कितने से? 120 से। तो स्टॉक तो जीरो होना चाहिए, ये जीरो नहीं होगा, ये तो माइनस में जा रहा है। ये कैसे मुमकिन है कि मेरी जेब में 1 रुपए और मैं 2 रुपए खर्च कर रहा हूं? इसलिए हम इसकी जगह वर्ड क्या यूज करते हैं? सेल्स। हम स्टॉक नहीं यूज करते। सिर्फ सर जो हमारा प्रॉफिट होता है सर उसको तो होना चाहिए क्रेडिट। नहीं, उसको मैं बताता हूँ, सेल रेवेन्यू है। रेवेन्यू की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ा था? ग्रॉस अमाउंट। सर या तो बिक्री हुई है increase हुई ग्रॉस अमाउंट, ग्रॉस अमाउंट का मतलब है इसी के अंदर प्रॉफिट या लॉस शामिल है। समझ आ गई बात? ये ग्रॉस अमाउंट है। अब जिस वक्त मैं सेल में रिकॉर्ड करता जाऊंगा ना, होगा क्या, जब साल खत्म होगा जितनी अमाउंट स्टॉक की है उसके अगेंस्ट एडजस्ट होगी, बाकी डिफरेंस क्या होगा? मतलब साल खत्म हो गया, ये 100 का स्टॉक इसके अगेंस्ट एडजस्ट हुआ, एंड में एडजस्टिंग एंट्री भी तो करनी है ना आपने। है। सर अगर प्रॉफिट में डिक्रीज हो जाए तो फिर लॉस हो जाएगा, 100 इसके अगेंस्ट एडजस्ट होगा, बाकी लॉस हो जाएगा। आपने स्टॉक को एडजस्ट करना है ना उसके अगेंस्ट। ठीक, प्रॉफिट और लॉस अभी तो देखो, आप प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर रहे हो हर ट्रांजैक्शन में, ये तो बहुत अर्ली है। हमने क्या पढ़ा था? समराइजिंग। वो तो समराइज करते हुए प्रॉफिट और लॉस निकाल। अभी तो ट्रांजैक्शन कर रहे हो आप, ट्रांजैक्शन करोगे, ट्रांजैक्शन कंबाइन होंगी, समरी बनेगी, समरी बनने के बाद प्रॉफिट और लॉस निकलेगा ना। उसका पूरा तरीका कार है प्रॉफिट और लॉस निकालने। एक एक ट्रांजैक्शन में उस तरह वैसे आप प्रॉफिट निकाल सकते हो, लेकिन अकाउंटिंग में रिकॉर्ड एक एक ट्रांजैक्शन का प्रॉफिट नहीं किया जाता। अगर एक एक का करने बैठ गए तो फिर तो अकाउंटिंग नहीं हो सकती ना। हमारा मकसद क्या अकाउंटिंग को? नंबर 1 कि आप पास ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो फैसिलिटेट करे यूजर को। यूजर का मतलब क्या? जो चला रहा है उसको फैसिलिटेट करे। अगर हम ऐसा सिस्टम बना देते हैं, अक्सर आपने लफ्ज पढ़ा होगा, बल्कि आईटी पढ़ के आए हो, आईटी सिस्टम में आपने पढ़ा होगा यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। ठीक है, लॉजिक क्या है कि अगर मैं एक वेब सिंपल एक वेबसाइट खोलता हूं, मुझे वेबसाइट की समझ नहीं आती, कौन सा डाटा कहां मिलेगा, मैं ढूंढ ढूंढ के थक जाता हूं, तो वो यूजर फ्रेंडली नहीं है। अब आपकी आई कैप की वेबसाइट यूजर फ्रेंडली है, मुझे जो चीज चाहिए बड़े आराम से मैं ढूंढ लेता हूं। यानी उसके अंदर एक एक आप ओपन करते जाओ। हाँ, ये तो एफर्ट करनी पड़ेगा। अब मैं चूंकि अब सपोज मैं रेगुलर यूजर हूं उस वेबसाइट का, मुझे कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बाय नेचर। तो ये सिस्टम इसी को कहते हैं कि ऐसा सिस्टम हो कि जहां पर स्मूथली आप हर चीज रिकॉर्ड कर रहे हो, व्हेन एवर आई नीड इंफॉर्मेशन आई कैन गेट इंफॉर्मेशन। बात समझ आ गई बात? ठीक है, एनीवे अगली ट्रांजैक्शन ये समझ आ गई, पूरी हो गई है? नहीं, तो इस पे कौन से हेड आएगी 9th में? एक तो अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल एसेट है, लायबिलिटी है, ऑनर्स इक्विटी है, रेवेन्यू एक्सपेंस है। एसेट। अब बिजनेस में एसेट इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज? इंक्रीज। गुड गुड, क्योंकि मैंने पैसे लेने हैं ना, तो इंक्रीज ही होगा। और इंक्रीज इन एसेट। और दूसरा हेड सेल्स। सेल्स क्या है? रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज? इंक्रीज। और इंक्रीज इन रेवेन्यू? ठीक है। अब इसमें भी सारा कॉन्सेप्ट वही सेल में रखना है। अब मैं ये दो ही करवाई है। अगर नेम के साथ कैश भी दे दे तो फिर रिसीवर नहीं आएगा। अगर वो ये लिख दे सोल्ड, अब सिर्फ डिस्कस करने हैं उससे, बेशक लिखे सोल्ड गुड्स टू नवीद फॉर कैश, फिर कैश और सेल्स, फिर नाम नहीं आएगा, अकाउंट रिसीवेबल नहीं आएगा। अगर मैं लिख दूं सोल्ड गुड्स, फिर भी कैश, क्योंकि अब ना नाम आया ना कैश आया, ना नाम आया ना कैश, तो फिर तो सेल ही आएगा। ठीक हो गया? और अगर आ जाए, लिखिए अगली ट्रांजैक्शन, सोल्ड ओल्ड फर्नीचर फॉर कैश,
आप बताओ। कैश कैश और एसेट, दूसरा स्टेप पहले पे ले आते हो आप। कैश और फर्नीचर, आप सेल नहीं लिखोगे, आप सेल नहीं लिखोगे, क्यों? ये बेच रहे, ये वो चीज नहीं बेच रहे जो खरीदी थी बेचने के लिए। लेकिन कई दफा होता है, आप फर्नीचर खरीदा किस लिए? यूज के लिए। आफ्टर 3-4 मंथ जो है आपका बिजनेस चल जाता है, अक्सर बिजनेस चलता है, लोग कहते हैं फर्नीचर अच्छा होना चाहिए, इसको चेंज कर लो। जहां पब्लिक डीलिंग ज्यादा होती है ना, वहां पर याद रखिएगा कि इस किस्म के इंटीरियर जो है बिजनेसमैन की कोशिश होती है अट्रैक्टिव हो, ताकि आने वाला कस्टमर फंसा नहीं होता था कस्टमर, तो वो फंसा सकता है। दो चीजें बड़ी कामयाब बड़ी होती है। सबसे पहली चीज क्या होती है, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन। जब आप किसी जगह दाखिल होते हैं ना, तो आप इंप्रेस होते हैं कि यार ये ठीक है। जब स्कैन में आए होंगे इंप्रेस हुए होंगे, पहली चीज, ठीक है। सेकंड, दूसरी चीज होती है जबान। वहां जो बंदा बैठा वो क्या है, वो कैसे बात कर रहा है, वो किस तरह मोटिवेट कर रहा है, ठीक है। अब मैं जो प्रैक्टिस करता हूँ, फॉर्म चलाता हूँ, तो कोई वो अक्सर मेरे जो स्टूडेंट्स वगैरह वो कहते हैं सर वो एक बंदा है उसका मसला है, तो वो आपसे उसका क्या कर। मैंने कहा यार एक दफा मुझे बुला दो, इंशाल्लाह यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। मेरी बात समझो कि नहीं? मैं कहता हूँ एक दफा मेरे पास ले आओ, इंशाल्लाह ऑफिस से बाहर नहीं जाएगा, मेरा क्लाइंट बन के निकलेगा, वो मेरा काम है। तो ये जुबान, दो चीजें बड़ी कामयाब बिजनेस में। हाँ, जुबान सच होनी चाहिए, झूठ बोलकर चीज नहीं बेचनी, सच बताओ, इसमें क्या हर्ज है? मैंने ये सीखा और कामयाबी से सीखा और कामयाब इससे फायदा उठाया। ये मैं बड़ी ईमानदारी से बात बता रहा हूँ। कभी झूठ बोलकर चीज बेचोगे ना, वक्ती तौर पे आपको फायदा भी हो जाएगा, बिजनेस भी शायद कामयाब हो जाए, लेकिन आप दिल पे सेटिस्फाई कभी नहीं होगा। हमेशा सच्ची चीज से चीज बेचो, बताओ ये चीज है। जब कोई चीज बेचो ना, पहले उसका फॉल्ट बता दो। अगर आपके नॉलेज में बात होता है कि शायद इसमें फॉल्ट है, मेरे नॉलेज में नहीं है, तो वो एक अलग चीज है। वो तो मेरी इंटेंशन तो ऐसे नहीं थी, लेकिन नीयत भी होती है। लेकिन अगर आपको पता है ना कि इसमें ये मसला है, तो प्लीज इसको पहले इसके नुकसानात बता दो कि ये मसले हैं इसके। अब अगर आपकी मर्जी है लेना है ले लो, नहीं लेना ना, ठीक है। पहले फर्नीचर तो कौन सा आएगा? कैश, इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज इन एसेट, और फर्नीचर इंक्रीज डिक्रीज, डिक्रीज इन फर्नीचर। अब आइएगा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, लिखिए कैश रिसीव्ड फ्रॉम अमजद, कैश रिसीव्ड फ्रॉम अमजद। बताओ कौन से हेड? कैश, वेरी गुड। अब देखो किससे ले रहे हो कैश, नाम दिया हुआ, नाम से नहीं पता लग रहा कि ये कस्टमर है या सप्लायर। पिछली ट्रांजैक्शन मेरे माइंड में नहीं है, छोड़ दो, कोई मसला नहीं, तब भी मसला नहीं। यकीनी बात है कैश जिससे लोगे वो कौन होगा यार? वो सप्लायर तो नहीं हो सकता ना। सप्लायर से आपने कैश लेना तो नहीं होता, बल्कि पे करना। तो अगर किसी से कैश ले रहे हो तो वो कस्टमर है, तो कस्टमर अकाउंट्स रिसीव। यहां सेल परचेज नहीं है, इसका मतलब सेल पहले हो चुकी है। जब क्रेडिट सेल करते हैं पैसे बाद में ही आएंगे ना। मतलब आज मैंने सेल की, 3 दिन बाद पैसे आ रहे, तो क्रोनोलॉजिकल का लॉजिक क्या पड़ा था? एवरी ट्रांजैक्शन शैल बी रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ इट्स अकरेंस। जब मैं सेल करूंगा मैं ये इंतजार नहीं करूंगा कि मुझे कैश आएगा तो मैं ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करूं। ओके नहीं, मैंने कहा यार, उसमें फतवा लगा देते हो यार, ये गलत बात है। वर्डिंग पढ़ो, मैंने ये कहा था every यानी only those transactions shall be recognized in books which can be measured in terms of measure। अगर मैंने गुड्स खरीदी है उधार पे और इनवॉइस ले ली तो मेजर हो गई, ठीक है।
मैं फतवा से बड़ा डरता हूँ भाई, क्या किया था मेरा। कैश हो गया, दूसरा क्या है? अकाउंट्स रिसीवेबल, गुड। कैश और अकाउंट रिसीवेबल। अब कैश एसेट, एसेट इंक्रीज और डिक्रीज? इंक्रीज इन एसेट, अकाउंट रिसीवेबल, एसेट इंक्रीज और डिक्रीज? डिक्रीज। कम हो रहा है ना, जब पैसे ले रहे हो तो बैलेंस इसका कम हो गया, रिसीवेबल अमाउंट कम हो गई तो डिक्रीज हुआ, डिक्रीज इन एसेट। अब 11 ट्रांजैक्शन करनी है ना, अब जरा आपने क्या करना है, ये हिस्सा अब लिखना नहीं है, प्लीज सोच के मुझे बताना। कर लोगे अभी से स्टार्ट कर लो, क्या क्या हो रहा है, ठीक है, थिंक करना है। हाँ सोचो उसी तरह, मतलब मैं डिस्कस उसी तरह करूंगा कि इसका एलिमेंट क्या है, मूवमेंट क्या है, और रूल पे एंड पे डेबिट होगा या क्रेडिट, लेकिन ये थिंक करते हुए जाना है। सो अब ट्रांजैक्शन लिखिए, कैश, कैश पेड टू, कोई भी नाम लिख लो, मुजाहिद, कैश पेड टू मुजाहिद। अकाउंट हेड मुझे बताओ, वो तो लिखने हैं, कैश अकाउंट्स पे, गुड, क्योंकि अब मैं कैश पे कर रहा हूं, मुझे नहीं पता कि ये मुजाहिद कौन है, ये कस्टमर है या सप्लायर। यकीनी बात है सप्लायर को पे किया जाता है, तो ये अकाउंट्स पे। अब आपने ये दो स्टेप नहीं करने, कैश बताओ डेबिट होगा या क्रेडिट, सोच के क्रेडिट, क्योंकि कैश एसेट है, एसेट डिक्रीज, डिक्रीज इन एसेट, अकाउंट्स पेएबल डेबिट, अकाउंट्स पेएबल। अब ये प्लीज ये ना करना कि एक क्रेडिट करके दूसरा फौरन डेबिट कर दो, कि एक क्रेडिट होता है एक डेबिट होता है, क्यों? हो सकता है इसमें गलती हो गई हो आपकी, अगर इसमें गलती होगी तो दूसरा भी गलत हो जाएगा। आप उसको थिंक करो, अगर तो ये दोनों क्रेडिट आ रहे हैं इसका मतलब पहला गलत कर दिया, ठीक है। तो इसलिए अकाउंट्स पेएबल लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज इन लायबिलिटी। अब देख लो, इसको मैं छोड़ भी रहा हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यही स्टेप तरीका है, पहले दोनों को लेके चलो, चारों को, फिर आहिस्ता से दो को निकाल दो। अल्टीमेटली मैंने यही एंड, यही है मेरी अकाउंट, एक हेड ऑफ अकाउंट और एक डेबिट, और इससे ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन दरमियान वाले हिस्सा सिर्फ सीखने के लिए। नहीं नहीं, ये तो क्वेश्चन अभी तो मैं फॉर्मेट में लाया ही नहीं, अभी तो हम सीख रहे हैं, अभी तो प्रॉपर अकाउंटिंग में रिकॉर्ड कैसे करना है, पहले तो ये सीखें कि डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है। जब ये सीख लेंगे फिर हम उसके प्रॉपर फॉर्मेट की तरफ जाएंगे, जर्नल कैसे बनना है, लेजर कैसे बनना है, ये क्या चीजें होती हैं, वो इंशाल्लाह एक अकाउंटिंग साइकिल कहते हैं उसको। ये तो अभी ट्रांजैक्शंस को डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन ये हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट, इसके बगैर आप समझ लो अकाउंटिंग नहीं होगी। तो बेस पे टाइम लगेगा आपका, मैंने पहले भी कहा था, इवन नॉर्मल रूटीन में जो मैं क्लास लेता हूँ 3 हफ्ते तकरीबन मैं यही पढ़ाता रहता हूँ, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। तो आप मतलब 3 हफ्ते डेबिट क्रेडिट के साथ वो जर्नल लेजर सारा कंप्लीट करवाता, आपका 1 हफ्ता तो इस पे लगना है, 1 वीक समझ लो, उसके बाद फिर अकाउंटिंग शुरू हो। जब आपको मैं देखूंगा ना स्ट्रॉन्ग हो गया है, मैं आगे निकल जाऊंगा। अब आप कितना जल्दी ग्रिप करते हो, आपका माशाल्लाह बड़ा अच्छी मुझे आपको मिल रहा है, आपका रिजल्ट जो अच्छा है, बेहतर है, लेकिन इसको और बेहतर हो। आगे चलिएगा, लिखिएगा ट्रांजैक्शन, पेड सैलरीज, पेड सैलरीज फॉर द मंथ, पेड सैलरीज फॉर द मंथ, जी। कैश ये वाला हिस्सा पर मिटा दो ना, उसकी जरूरत तो नहीं है। ट्रांजैक्शन नंबर पर टेबल भी रेस कर दो, अब मैंने कर दी, चलो कुछ से कुछ गुजार दो।
नंबर 13 ये मैंने ट्रांजैक्शन कौन सी बोली सैलरीज पेड सैलरीज फॉर द मंथ, ठीक है। अब इसमें अकाउंट हेड कौन से हैं? कैश, मैं हेड ऑफ अकाउंट पूछा, सैलरी पे की अकाउंट हेड कौन सा? आप एलिमेंट की तरफ जाते जा रहे हैं। कैश कौन सा एक्सपेंस? सैलरीज। सैलरी एक्सपेंसेस की लंबी लिस्ट है, सैलरीज पे कर रहे हो तो सैलरी एक्सपेंस है, तो मैं लिखता हूं सैलरीज एक्सपेंस। मतलब अगर रेंट पे कर रहा हूं तो रेंट एक्सपेंस, जोन सा एक्सपेंस पे करूंगा उसका नाम आएगा ना। कैश जाने का सोर्स, क्यों जा रहा है कैश बिजनेस से, उसका सोर्स तो लिखोगे ना। अब अगर कैश देखो तो एसेट है, एसेट इंक्रीज हो रहा है, एसेट डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इन एसेट, क्रेडिट। सैलरीज, सैलरीज क्या है? एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या हो रहा है? बिजनेस में इंक्रीज हो रहा है, कम तो ऐसे हो रहा है, बिजनेस का खर्चा बढ़ रहा है, ठीक है। जब खर्चा बढ़ रहा है तो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन एक्सपेंस, ठीक है। सो कैश क्रेडिट और सैलरीज एक्सपेंस डेबिट। अगली ट्रांजैक्शन ऑनर withdrew सेकंड फॉर्म withdraw से withdrew DREW cash from business for personal use, सोच के अकाउंट हेड बताइए। कैश, गुड, वेरी गुड। एक कैश और एक ड्राइंग्स। अब कैश क्या होगा, ड्राइंग्स क्यों लिखा? क्योंकि वर्डिंग से अंदाजा हुआ होगा आपको, ऑनर अपने बिजनेस से पैसा निकाल रहा है, तो ये ड्राइंग्स होगी। अच्छा अब आइएगा कैश, एसेट इंक्रीज, डिक्रीज इन एसेट, कैश हुआ क्रेडिट। ड्राइंग्स ऑनर्स इक्विटी है और इससे ऑनर्स इक्विटी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज, गुड, वेरी गुड। क्योंकि जब कैपिटल आएगा ऑनर्स इक्विटी बढ़ेगी, ड्राइंग्स होगी, ऑनर्स इक्विटी कम होगी, वो जो चार्ट मैंने बनाया था, तो ये डिक्रीज है, डिक्रीज इन ऑनर्स इक्विटी, डेबिट। ये भी समझ आ गई बात। नेक्स्ट शाबाश, नेक्स्ट लिखिए। टेकन लोन फ्रॉम बिजनेस, टेकन लोन फ्रॉम from bank, sorry, taken loan from bank for business, इस तरह लिखवाना था मैंने। अकाउंट हेड कैश और लोन, ठीक हो, कैश और लोन। एक आपने बोला कैश, बिल्कुल ठीक, कैश पहले डिस्कस कर लेते हैं, डेबिट होगा क्रेडिट, क्यों? कैश एसेट है, एसेट बिजनेस में इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन एसेट, डेबिट। और लोन जी लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज, इंक्रीज, और इंक्रीज इन लाइबिलिटी, क्रेडिट। लाइबिलिटी, ये लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज इन लाइबिलिटी, क्रेडिट। जब अब थोड़ा सा मैं बता दूं,
लोन जब भी लिखा जाता है तो ये स्पेसिफाई साफ जरूर किया जाता है कहां से लिया, तो बैंक लोन लिखा जाता है। वैसे लोन लिखोगे एग्जामिनर गलत नहीं करेगा, लेकिन बेहतर होता है लोन के लिए साथ ये जरूर बताया जाता है लिया कहां से। जब हम वर्ड लिखते हैं ना बैंक लोन, उसका मतलब ये लोन बैंक या लोन फ्रॉम बैंक लिख लो। अक्सर क्वेश्चन में लिखा होगा लोन फ्रॉम मदर, लोन फ्रॉम फ्रेंड, तो वो सारा स्पेसिफाई है सारी लाइबिलिटी, जिससे मर्जी मैं लोन लूं, ये मेरी लाइबिलिटी मैंने वापस करनी, चाहे वो मदर से क्यों ना हो। ठीक है, बात समझे कि नहीं? अकाउंट्स पेपर सिर्फ परचेज के लिए, जो गुड्स खरीदे सिर्फ उसके लिए, बाकी तो लाइबिलिटी और भी तो हो सकती है, एक्सपेंस पेएबल और ये वाली लाइबिलिटी लोन की फॉर्म में, ये भी सारी इसमें कवर। अगली एंट्री लिखिए। इंटरेस्ट तो बाद में आना ना, जिस दिन लोन लेते हो उस दिन तो इंटरेस्ट नहीं पे करना, दोनों हो सकते हैं। अगर इंटरेस्ट वाला भी है तब भी यही एंट्री होनी है ना आज, और अगर बगैर इंटरेस्ट के तब भी यही एंट्री, क्योंकि आज तो उतना ही कैश है। सिर्फ फर्क कहाँ आता है, जो लोन के बगैर सॉरी इंटरेस्ट के बगैर है ना, उतनी अमाउंट वापस करनी है, और जो इंटरेस्ट वाला है उसमें ज्यादा पे करनी है। बस आज लाख लिया है तो कल मैंने 1,10 पे करना है, और अगर लोन वाला जिसको इंटरेस्ट फ्री कहते हैं तो 1 लाख लिया तो 1 लाख ही मैं वापस करूंगा। ओके, अगली ट्रांजेक्शन परचेज स्टॉक फॉर पर्सनल यूज ऑफ, purchased stock for personal use of honor for cash। बड़े ध्यान से इस एंट्री को आप साथ में करना, आपके जरा नोट्स निकालूं। रिटेन प्रॉफिट होगा जी, रिटेन प्रॉफिट रिटेन प्रॉफिट कहां से आ गया? फिर ड्राइंग होगा और दूसरा वो कैश होगा। एक ड्राइंग्स होगा और एक कैश। देखो बेशक आप परचेज कर रहे हो, लेकिन अपने लिए परचेज, बिजनेस के लिए परचेज नहीं कर रहे। किसके लिए परचेज कर रहे हो? कर रहा है बिजनेस परचेज, किसके लिए? ऑनर के लिए, और उसके पर्सनल यूज के लिए। तो फिर क्या लिखोगे? ड्राइंग्स। फिर परचेज नहीं लिखोगे, स्टॉक नहीं लिखोगे, क्योंकि ये स्टॉक हमने तो लिया ही नहीं है ना। जी हाँ जी, पर्सनल यूज के लिए भी हो सकता है ना, अगर वो लेके जा रहे हैं तो ड्राइंग्स वाली। ड्राइंग्स की हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी? एनीथिंग विथड्रॉन, उसमें सर कैश का जिक्र नहीं है। अगर वो स्टॉक भी लेके जाता है ना, वो भी ड्राइंग्स। ठीक है, तो यहाँ एंट्री बनेगी ड्राइंग्स डेबिट। डेबिट क्यों हो रही है? नहीं, मैं अगर इस तरह एग्जांपल दूं, ऑनर खरीद के चीजें बिजनेस में लाता ही नहीं है, घर ले जाता है, पेमेंट बिजनेस से करवा देता है, फिर क्या करूं? ये वही चीज है। ऑनर मतलब मेरा बिजनेस है ना, मैंने चीजें खरीदी अपने घर के लिए, और बिल जो आया जो मैंने पे करना है वो बिजनेस से पे कर दी। ठीक है, तो वो गुड्स परचेज की फॉर पर्सनल यूज फॉर कैश, तो फिर बिजनेस का तो स्टॉक नहीं हुआ ना, ये स्टॉक तो बनेगा नहीं, ये क्या बनेगी? ड्राइंग्स। ठीक है, इसकी एंट्री होगी ड्राइंग्स डेबिट। ड्राइंग्स क्यों डेबिट हुआ वो तो आप देख लोगे, ऑनर्स इक्विटी, ऑनर्स इक्विटी डिक्रीज हो गई। ठीक है, और कैश आप सबका नंबर व्हाट्सएप पे है ना? पहले आपको जरा कुछ ट्रांजैक्शंस दे,
ITA फास्ट ट्रैक। देखो अब जो मैंने काम देना ना प्लीज ये डेली करना है। मैंने आपको पहले दिन समझाया था ना, अगर आपने इंट्रो लेना है ना फास्ट ट्रैक में, तो ये सोच के आइएगा कि साथ साथ काम करना पड़ेगा। एक दिन भी लेट किया ना मसला काम खराब हो जाएगा। ये तो एक मैं आपको ये भेज रहा हूँ, ये पहुंच चुका है आपको, ठीक है। देखिएगा इसके बाद आगे चल। जी एक और भेज रहा हूँ इस बार से। जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना बेहतर। बहुत कुछ है मेरे पास। ये एक और गया। तो काफी 25 ट्रांजैक्शन सिर्फ एक में है, 25 से एक में 50 हो गई, ठीक है ना। ये 50 ट्रांजैक्शन आप कर गए ना, इंशाल्लाह ये सब कुछ करेंगे। एक 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 प्रॉपर असाइनमेंट का मैंने फॉर्मेट बनाया हुआ है जिसके अंदर 4 कॉलम है, तो दूसरी पेज उसमें पहला कॉलम में उसी तरह आपने लिखना है एसेट, लायबिलिटी, ऑनर्स, इक्विटी, इंक्रीज, डिक्रीज, ठीक है। और दूसरा जो मैंने भेजा है जो सेकंड, वो सिर्फ ट्रांजैक्शंस है। उसमें बेशक आप ये करोगे ये और ये पोर्शन, लेकिन जो मैंने दूसरे नंबर पे भेजा ना उसको पहले करना, ठीक है, उसको पहले करना। अच्छा अब इसमें थोड़ा सा एक चीज और बताऊंगा। अब कंपाउंड एंट्रीज भी आ गई। एक से ज्यादा डेबिट भी तो हो सकता है, पड़ा है इन ट्रांजैक्शन में, एक से ज्यादा डेबिट क्रेडिट भी है, ठीक है। तो उसकी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी आपको, लेकिन पहले मैं चाहूंगा इसमें वो वाली एंट्रीज पहले बेशक करना है जो उसमें 2 अकाउंट है। जो नहीं होती वो कल इंशाल्लाह करेंगे, लेकिन आज मैं उसको शुरू नहीं करूंगा, मिक्स हो जाएगी। पहले इसकी प्रैक्टिस चाहिए मुझे। अभी एक और देता हूँ। जी ये मैं आपको एक क्विज भेज रहा हूँ। इस क्विज को अभी बैठ के करना है, 10 मिनट का क्विज, लेकिन टेक्निकल। इसको कहते, इससे आपकी एनालिटिकल स्किल्स बढ़ेंगी। ये अभी भेजा, खोलो। उस्मान आपके पास पहुंच गया है? यस सर, मिल गया। मिल गया, ठीक है। ये अभी जो मैंने लास्ट भेजा ना आप लोगों को, लास्ट एक क्विज भेजा, छोटा सा क्विज है, ये हार्डली आपके 10 मिनट लेगा। ऐड नहीं है? नंबर बोलिए। 31358 0037। हम बात नाम था। दोबारा शेयर कर दो आप पहले ही।
10 मिनट है हम लोग के पास। ड्राइंग से करवाने की कोई नहीं होगा पहले का ऑनलाइन सिक्योरिटी के बाद पहले कर दिया ये ड्राइंग करवाने की कोई अरे दूसरी में क्या करना है मैंने तो ऐसे ही यार ये क्या एक में समझ रहा है ना ये बोल रही
रिजोल्ट ये बेस्ट हाँ ठीक है इसको सॉल्व करते हैं कस्टमर वाइज इनका कस्टमर सॉल्व हो जी शॉर्ट क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन छोड़ दो मुझे तो साथ साथ कर लो अच्छा जी क्विज कर लिया अच्छा पहला देखें इफ द ऑनर रिट्रीव गुड्स फ्रॉम बिजनेस फॉर हाउस होल्ड पर्पसेस इज टर्म्ड एज ड्राइंग्स ठीक है अपने मार्क्स भी लगा सकते हो इफ अ कस्टमर सोल्ड गुड्स टू अवर बिजनेस द कैश वुड बी नहीं यहाँ पे डेबिट या क्रेडिट बताना if the customer sold goods to our business कस्टमर हमारे बिजनेस को सेल करता है तो कैश क्रेडिट ये सेल नहीं हमारे लिए हमने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है हमारे लिए ये परचेज है उसे ट्रांजैक्शन पैसिव वाइज में देती ठीक है अ बैंक ओवरड्राफ्ट इज इंडिकेटेड बाय अ कैश बैलेंस क्रेडिट बैलेंस लायबिलिटी क्रेडिट ही होगी क्रेडिट बैलेंस Number 4, balance of receivable account represents asset वो भी ठीक है डेबिट वो भी ठीक है लेकिन जब वर्ड बैलेंस लिखा हो बैलेंस तो फिर आप डेबिट या क्रेडिट बताइए
ठीक है, तो डेबिट इसको लिखना है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक रिसोर्सेज ओन्ड बाय अ बिजनेस आर कॉल्ड इट्स एसेट्स। डैश आखिरी, according to the dash concept, the business is regarded as separate from personal affairs of its owners. Entity concept, business entity concept. ये तो बिल्कुल ठीक है, इसमें से मेरा ख्याल आपके एक आधे गलत होगा। Next, the concept of separate entity is not applicable to, इसमें two false बना दें, to partnership. Is not applicable to partnership. ये false है, false है। क्यों? मैंने आपको बताया था कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट सबके लिए है, वो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है, वो कोई सोल ट्रेडरशिप एंटिटी कॉन्सेप्ट नहीं है। बिजनेस का जब लफ्ज आ गया तो उसके अंदर सब कुछ शामिल हो गया, ठीक है। So running finance is a short term liability, although it may not be paid for in full for many years. ये याद रखिएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट कई सालों तक चलता रहता है, लेकिन उसके बावजूद ये शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है। उसकी रीजन वैसे क्या होती है, क्योंकि आपका बेसिकली एक एक ट्रांजैक्शन जो है ना, वो एक साल के अंदर पे करनी होती है। अब एक पे करते हो फिर अगली आ जाती है, इस तरह ये सर्कल कई सालों तक चलता रहता है, लेकिन असल में ये फिर भी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है। ये ट्रू है। स्टॉक इज ऑलवेज इक्वल टू गुड्स परचेज फॉर रीसेल, फॉल्स। ऑलवेज का वर्ड की वजह से मैं फॉल्स कर, हमेशा इक्वल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि जब गुड्स परचेज करते हैं उस दिन वो स्टॉक के इक्वल है, लेकिन वैसे नॉर्मली स्टॉक के इक्वल नहीं, ठीक है, कुछ सेल भी तो हो जाएगी। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। नहीं, ट्रू और फॉल्स है, ट्रू है, बिल्कुल सही है। अकाउंटिंग असल में तो देखो समराइजिंग पे खत्म होनी है ना, तो उसका मतलब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बिजनेस की जनरेट कर रही है। नेक्स्ट, एनी डीलिंग बिटवीन टू पर्सन इज नोन एज बिजनेस ट्रांजैक्शन। एक्सपेंस एंड एक्सपेंडिचर्स शैल हैव सेम मीनिंग, ये फॉल्स है। अच्छा, ये याद रखिए, ये पढ़ा नहीं अभी आपने, तो इसलिए आपको ये नहीं समझ आई। एक्सपेंस वो होता है जो शॉर्ट टर्म के लिए जाता है। अगर तो मैं ऐसा एक्सपेंस करता हूं जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, उसको एक्सपेंडिचर कहता हूं। मतलब जब मैं फर्नीचर खरीदूंगा ना, उसको एक्सपेंस नहीं कहूंगा, एक्सपेंडिचर कहूंगा। एक्सपेंडिचर मीन एसेट और एक्सपेंस मीन एक्सपेंस, ठीक है। जैसे सैलरीज अभी एंट्री की है ना, सैलरीज की, वो एक्सपेंस होगा। अच्छा, उसके बाद नंबर ये आ रहा है, स्टेट द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी मेजरमेंट इन योर ओन वर्ड्स। ये स्पेस है, ये पढ़ा है आपने। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या है जी? एवरी those transactions should be measured in terms of money, which only those transactions shall be recorded in books which can be measured in terms of money. Second, how can you enumerate the concept of duality? ये आगे पढ़ना है, ठीक है। Give 5 examples of non-current assets. कोई सी 5 एग्जांपल दे दो जी। tangible furniture, buildings, machinery, vehicles, plants, ठीक है, plants। अच्छा, give 3 examples of intangible non-current assets. Copyright, trademark, goodwill, ठीक हो गया। Define business and state different types of business. Very simple. Business is any legal activity undertaken with the intention of earning profit. ये पढ़ा था हमने पहले दिन, और उसमें फिर उसके 3 टाइप्स बता देनी, सोल ट्रेडरशिप, पार्टनरशिप और स्टेट का वर्ड है तो यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करना, ठीक है। Give 10 examples of expenses. Salaries expense, rent expense, furniture expense तो नहीं, electricity bill, telephone bill, water bill, wages, transportation,
ट्रैवलिंग, कमीशन पेड, डिस्काउंट अलाउड, जो हम डिस्काउंट देते हैं बिजनेस में, ठीक है, ये 10 पूरे हो गए। इसके अलावा भी कई हो सकते हैं अलाउंसेस जो आप पे कर रहे हैं, दे रहे हैं लोगों को, वो भी इसमें आ रहे हैं। जी जी, सैलरीज एक्सपेंस वो तो आज की है, लिखते जाओ। वेजेस एक्सपेंस, बेशक एक्सपेंस का लफ्ज ना भी लिखो तो ये एक्सपेंस ही है। सैलरीज, कमीशन, वेजेस, कमीशन, रेंट, इंटरेस्ट, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर, कितने हो गए? 7। डिस्काउंट, अब 8 हुए, 9 हो। डिस्काउंट नहीं, लेदा वेजेस डेली वेज पे, सैलरीज को मोस्टली मंथली बेसिस पे, ठीक है। और एक और लिख लो, ट्रांसपोर्टेशन, इसको कैरेज भी कहते हैं, फ्रेट भी कहते हैं, ठीक है। वो बात के वर्ड बाद में, अलग अलग भी हेड भी हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं। एक लिखेंगे तो यूटिलिटी लिखेंगे, यूटिलिटी एक्सपेंस। अगर एक लिखेंगे ना तो यूटिलिटी एक्सपेंस, उसमें सारा कवर हो जाता है। लेकिन अगर आप उसको अलग लेंगे तो वो अलग होगा। इस तरह और इंटरनेट एक्सपेंस, ठीक है, फोटोकॉपीज एक्सपेंस, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, ये तो बिजनेस का नॉर्मल है ना। एडवर्टाइजमेंट, एग्जैक्टली, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस, मतलब बेशुमार एक्सपेंसेस आप कह सकते हैं। चलिए, अब बाकी इंशाल्लाह कल डिस्कस करते हैं। अभी आपने करना पता क्या घर जाके, जो ट्रांजैक्शन, वो जो मैंने पहले दूसरे नंबर पे असाइनमेंट भेजी है जिसके कॉलम्स लग रहे हैं, उसमें जो ट्रांजैक्शन हो सकती है ना वो करके आ। मैं नहीं कह रहा सारे करने, जो नहीं हो समझ आ रही छोड़। सेकंड, असल में वो सेकंड नंबर पे भेजी, उसमें आपको ये पता लग गया इस तरह लाइनें लगेंगी, एलिमेंट ऑफ अकाउंट, हेड ऑफ अकाउंट वगैरह सब कुछ लिखा। ठीक हो गया? जब पे नहीं करोगे तो लायबिलिटी। अगर आज बिल आया, आज पे कर दिया, एक्सपेंस हो गया। मतलब बिल आया और अभी आपने पे नहीं किया तो वो एक्सपेंस भी बन गया और लायबिलिटी भी बन गया। दो इफेक्ट तो होने हैं, लायबिलिटी में। और जब आप पे करोगे फिर आप एक्सपेंस पे नहीं कर रहे, लायबिलिटी पे। लेकिन अगर सेम डे पे कर रहा हूं फिर आप क्यों लायबिलिटी क्रिएट, हम सीधा एक्सपेंस डाल। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू।